हम एक हिस्सा दिखाना चाहेंगे आपको, चूंकि जब हम ये कह रहे हैं कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता होने के बावजूद नेता, अब देखिए चुनाव का समय अलग होता है जब अलग अलग मुद्दों को उठाया जाता है, लेकिन किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी तारीफ की थी, आपको सुनाते हैं। याद है उस सदन के अंदर लास्ट कुछ दिनों में एक वोटिंग का अवसर था। विषय तो मैं छूट गया मेरा, लेकिन पता था कि विजय ट्रेजरी बैंक की होने वाली है। अंतर भी बहुत था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण है, वो प्रेरक उदाहरण था। इतना ही नहीं, मैं देख रहा था कभी कमेटी के चुनाव हुए, कमेटी मेंबर्स के, वो व्हीलचेयर में वोट देने आए। उदाहरण दे रहे हैं कि किस तरीके से वो अपने दायित्वों को कभी नहीं छोड़ते थे। मौसमी सिंह हमारे साथ है। मौसमी, आपसे हम समझना चाहेंगे, एक तो राहुल गांधी के जो आने की बात है और मल्लिकार्जुन खड़गे की, बेलगावी से निकल चुके हैं सभी कांग्रेस नेता, क्या रात में भी वो यहां पर पहले एम्स पे ही आएंगे सीधा? देखिए, बहुत बड़ी क्षति है ना सिर्फ देश के लिए, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह से वो एक उनका जो एक राजनीतिक करियर था, श्वेता, एक मील का पत्थर था। और जाहिर तौर पे सभी नेता जो निकले हैं बेलगाम से, आप देखिए कि नेताओं के आने जाने का सिलसिला लगातार बरकरार है। जो निकले हैं वो यहाँ पे आना लाजमी है। हो सकता है राहुल गांधी भी रात को परिजनों से मिलने के लिए यहाँ पे आए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी साथ में निकले हैं। तो अपने आप में ये वो वक्त है जब कांग्रेस के लिए भी ये एक बहुत बड़ी क्षति है। जाहिर तौर पे अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन रहे, एक युग जो उनके साथ चला, और जिस तरह से वो देश के प्रधानमंत्री 10 साल के लिए रहे। 10 साल का कार्यकाल काफी लंबा होता है श्वेता। काफी उन्होंने उतार चढ़ाव देखे, और जिस तरह से यूपीए 1 में एक मोमेंटम बना, जो तमाम वेलफेयर स्कीम्स आई, चाहे वो नरेगा हो या फिर जो आर्थिक सुधार लाने की कोशिश की प्रधानमंत्री रह के डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, वो एक तरीके से उसकी काफी सराहना अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी हुई। और उसके बाद यूपीए 2 के कार्यकाल में जिस तरह से उन्होंने तमाम तूफानों को संभाला और किस तरह से एक कोलिशन सरकार को चलाया, किसी भी राजनीतिज्ञ के लिए वो आसान नहीं है। खासतौर से एक ब्यूरोक्रेट के लिए, जिसका पूरा ब्यूरोक्रेटिक बैकग्राउंड था, यूजीसी के चेयरमैन रहे। फिर उसके बाद डॉक्टर नरसिम्हा राव ने उनको चुना देश के वित्त मंत्री के तौर पे। उस समय वो वित्त मंत्री, उनको नहीं उम्मीद थी कि उनको देश का वित्त मंत्री बनाया जाएगा, और उसके बाद आगे चल के वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसकी शायद उन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी। लेकिन ऐसा हुआ, और ये सिर्फ उनकी लगातार मेहनत, उनके विजन और उनकी जो सरलता, सादगी से कठिनाइयों को लांघने की एक एबिलिटी थी, और विरोधियों को भी साधने की एक तरीके से एक टैलेंट था, वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हुआ। अभी हम लोग एम्स में हैं और लगातार नेताओं के आने जाने का सिलसिला बरकरार है। यहाँ पे मीडिया का तो तांता है, लेकिन काफी लोग भी यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बहुत ही साधारण बैकग्राउंड से आते थे, और एक तरीके से कहते हैं ना कि स्कूल ऑफ स्कॉलरशिप्स, उन्होंने एक बारी बोला था कि जो स्कूल ऑफ स्कॉलरशिप्स है उसकी वजह से वो स्कॉलरशिप्स हासिल करते हुए, बेहद गरीब बैकग्राउंड से आते हुए उन्होंने स्कॉलरशिप्स हासिल करके विदेश में पढ़ाई करी, और उसी से उन्होंने जो है पूरी तालीम अपनी काबिलियत से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से अपनी तालीम हासिल की। उसमें वो बहुत स्कॉलरशिप्स में बिलीव करते थे, और जिस तरह से
अलग अलग दौर उन्होंने देखे, तमाम नेताओं के कार्यकाल में उन्होंने अपनी अलग अलग भूमिका निभाई। कहना मुश्किल होगा कि बतौर वित्त मंत्री उनके लिए उनको ज्यादा आजादी थी या बतौर प्रधानमंत्री। कई बारी ये इस पे विवाद भी उठा कि बतौर प्रधानमंत्री सोनिया गांधी के नेतृत्व में उनको ज्यादा आजादी थी, लेकिन मनमोहन सिंह खुद विवादों से बहुत दूर रहते थे। उनको पता था कि किस तरह से उनको वो संतुलन बना के रहना है, रखना है, किस तरह से चाहे वो इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील हो या फिर लेफ्ट के नेताओं को साधना हो या फिर अपने पार्टी के भीतर ही पावर सेंटर्स को एक तरीके से साधने की कोशिश करनी हो। डॉक्टर मनमोहन सिंह अपनी मुस्कान से बड़ी बड़ी मुश्किलों का हल ढूंढ लेते थे। जाहिर तौर पे देश की जनता भी उनको बहुत आज याद करेगी जब वो आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। एक बहुत ही कुशल राजनीतिज्ञ, जो एक बहुत ही ज्यादा टैलेंट। अश्विनी सर तो डॉक्टर अश्विनी कुमार यहाँ पे हैं, आइए उनसे बात करते हैं, क्योंकि मनमोहन सरकार में वो खुद भी कानून मंत्री रहे और काफी करीबी रहे। कहा गया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खुद आपको हैंडपिक किया था। एक युग का अंत हुआ है अश्विनी सर। इसमें कोई शक नहीं है कि युग का अंत हुआ है और आज मैं समझता हूँ देश निर्धन है। जो दिशा देने वाले लोग थे एक के बाद एक जा रहे हैं। उन लोगों में से डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्थान हमेशा सूरज की तरह देश के इतिहास में चमकता रहेगा। आज मेरा मन बहुत भरा है, मैं कुछ कह नहीं सकता। मेरा ये मानना है कि कई युग पुरुष इस तरह के हैं जिन्होंने इस देश के इतिहास में इस देश को दिशा दी है, उनमें डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम रहेगा। मैं अपनी ओर से उनके सारे परिवार को अपनी श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं और मैं ये उम्मीद करता हूं कि उनके बताए हुए रास्ते पर कांग्रेस पार्टी भी और देश भी आगे चले, ऐसी मेरी उम्मीद है। जब आप बतौर कानून मंत्री साथ में रहे, उस वक्त बहुत कठिनाई का भी दौर का सामना उनको करना पड़ा, लेकिन कहा जाता है बड़ी बड़ी मुश्किलों को भी वो अपनी मुस्कान, अपनी सरलता से हल भी कर लेते थे और झेल भी लेते थे। ये आपने बिल्कुल सही कहा। उनकी शराफत, उनकी सादगी को लोग कभी कभी कमजोरी का नाम दे देते थे, पर डॉक्टर मनमोहन सिंह एक सशक्त नेता थे। इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील जिस तरह से उन्होंने देश के हित में कराई, उनकी पर्सनैलिटी की छाप सदा उस डील पर रहेगी और वो डील इस देश के इतिहास में एक स्मरणीय अचीवमेंट रहेगी कांग्रेस पार्टी की, उस वक्त की सरकार की, यूपीए की सरकार की। बहुत लोगों ने कहा कि क्योंकि वो बहुत सादे हैं, बहुत सरल हैं, इसलिए वो बहुत कमजोर हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने जीवन में ये साबित किया कि सरलता और सादगी कमजोरी नहीं दिखाते मगर ताकत दिखाते हैं। यूपीए 1 के बाद जब यूपीए 2 आई तो कई बारी उनको उतना क्रेडिट नहीं मिला, लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी जो नीतियां थी यूपीए 1 में, जो उनकी अर्थव्यवस्था की हैंडलिंग थी, वो एक बड़ा कारण रही, क्योंकि वही चेहरा थे कि यूपीए 2 की वापसी हुई और जाहिर तौर पे कभी भी क्रेडिट टेकिंग की होड़ में नहीं रहे। उन्होंने कभी भी क्रेडिट नहीं लिया, वो हमेशा अपने आप को पीछे रखते थे। हालांकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के लोग उनको कहते थे कि आप ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कीजिए, आप ज्यादा एक्सेसिबल हुआ करें। वो हमेशा ये कहते थे कि मेरी ये पर्सनैलिटी नहीं है, मैं इस उम्र में अपने आप को बदल नहीं सकता। उन्होंने सादगी से बड़े बड़े काम किए, इसी में उनकी ग्रेटनेस थी, इसी में उनका बड़ापन था। ये एक जो हमारा देश है ये भूलेगा नहीं उनकी कुर्बानी को। हमसे बात सादगी एक ऐसी चीज है जिसकी राजनीति में शायद आज जगह नहीं समझी जाती है वैसे, लेकिन आपको एक हम और जानकारी दे दें कि थोड़ी देर में डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को उनके घर ले जाया जाएगा, उनके आवास पर ले जाया जाएगा। अभी अस्पताल में, एम्स अस्पताल में उन्हें लाया गया था 8 बजे रात के बाद, क्योंकि तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ी थी, जिसके बाद वहां पर डॉक्टरों ने कोशिश किया कि रिवाइव कर पाएं, लेकिन नहीं कर पाए दुर्भाग्यवश। और अब ये जानकारी आ रही है कि थोड़ी देर में उनके पार्थिव शरीर को उनके आवास पर ले जाया जाएगा, जहां पर मेरा सोचना है मंजीत की कल सुबह से फिर अंतिम दर्शनों के लिए वहां पर शायद लोग जा पाएं, पूर्व प्रधानमंत्री के अंतिम दर्शन सब कर पाएं।
बिल्कुल, अभी जो जानकारी मिल पा रही है श्वेता, उसके मुताबिक एक तो जो स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा थे वो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से निकल गए हैं। प्रियंका गांधी जो वाड्रा हैं वो भी यहाँ से निकल गई हैं। तो अब ये जानकारी मिल रही है कि थोड़ी देर बाद यहाँ की जो चीजें हैं उनको फाइनल करने के बाद उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से एक वाहन में मोतीलाल नेहरू मार्ग पर जो उनका पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर जो उनका आवास है वहां पर ले जाया जाएगा। और उसके बाद परिवार की तरफ से, कांग्रेस के पार्टी की तरफ से तय किया जाएगा कि आगे उनका जो अंतिम संस्कार का कार्यक्रम है वो किस तरह से होगा। और अभी तमाम जो बड़े नेता हैं वो सभी उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देंगे। और कल सुबह से ये सिलसिला यानी कि सुबह जल्दी ये सिलसिला शुरू भी हो जाएगा। और जैसा कि मौसमी ने भी बताया कि कांग्रेस के तमाम नेता देर रात तक दिल्ली पहुंच रहे हैं। सभी लोग उनके घर पर पहुंचेंगे, कुछ सुबह उनको श्रद्धांजलि के लिए पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री की मंजीत लौटते हैं आपके पास। इस समय उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश रावत जी, बहुत ही सबका दिल मुझे लग रहा है इस समय भारी है। जिस तरह की का व्यक्तित्व रहा मनमोहन सिंह जी का, जिस तरीके से आज के दौर में राजनीति एक बुरा शब्द भले मान लिया गया, लेकिन वो थे जिनके साथ शायद नीति राज से ज्यादा अहम रही उस राजनीति की। आपकी क्या यादें हैं इस समय जो आप साझा करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ? जी, वो भारत माता के एक बहुत महानतम पुत्रों में से एक थे, एक महान राष्ट्रभक्त थे, एक अजात शत्रु व्यक्तित्व था उनका। सबको अपने साथ जोड़ करके चलने की, सबको सुनने की और जितना संभव हो सका मार्गदर्शन देने की उनमें अभूतपूर्व क्षमता। और मैं वित्त मंत्री के रूप में जो बुनियाद उन्होंने देश की डाली, आज उसी पर तो हम अपनी आर्थिक उन्नति की कल्पना का महल खड़ा कर रहे हैं। और उस बुनियाद को उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में मजबूत किया। और मजबूती नहीं किया, 27 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाला अपने प्रधानमंत्री काल में। और जो आज जिस मध्यम वर्ग जो हमारी शक्ति बना हुआ है, उस मध्यम वर्ग को के वो निर्माता थे। जो भारत का मध्यम वर्ग है उसके एक महान हितैषी के रूप में, एक महान संरचनाकार के रूप में देश उनको हमेशा याद करेगा। उन्होंने अधिकारिता आम जन को देने का काम किया। सूचना के अधिकार से लेकर के काम का अधिकार, भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, वनाधिकार, हमारे साथ सचिन पायलट भी इस समय फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सचिन जी, आप तो मनमोहन जी की कैबिनेट का हिस्सा रह चुके हैं, उनकी कार्यशैली को बेहद करीब से आपने देखा होगा। किस तरह की यादें आपकी रही हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ? सबसे पहले तो मैं दूंगा श्रद्धांजलि अपनी तरफ से उनके परिजनों को और उनके सभी समर्थकों, चाहने वालों को। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जो जीवन रहा, अधिकांश समय उन्होंने देश की सेवा के लिए निकाला। और उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल 10 साल में जो देश ने उपलब्धियां करी, वो पूरा मुल्क उनका आभारी रहेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि वो एक राजनेता से ज्यादा एक सरल, विद्वान और एक बहुत ही जमीनी और एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कभी घमंड या श्रेय लेने की कभी होड़ नहीं मचाई। और अपने हर, चाहे आज ये गवर्नर रहे हों, वित्त मंत्री रहे हों, प्रधानमंत्री रहे हों, उन्होंने अपनी विनम्रता से लोगों का मन जीता। न सिर्फ कांग्रेस पार्टी, लेकिन तमाम दल, तमाम नेता, हर वर्ग अपनी ईमानदारी से लोगों का मन जीत पाए। और उन्होंने ऐसा बहुत कुछ किया जिसको लंबे समय तक ये देश याद करता रहेगा। धन्यवाद सचिन जी। न केवल कांग्रेस नेताओं की तरफ से श्रद्धांजलि, बल्कि देश में हर विशिष्ट व्यक्ति की तरफ से आज एक ऐसे नेता को अंतिम विदाई दी जा रही है जिसके विजन ने देश की अर्थव्यवस्था को एक दिशा दी और 10 साल तक जिन्होंने एक प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व किया। आशुतोष हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष जी और विनोद अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी, जैसे जब मनमोहन जी की बात होती है, उनकी खामोशी को लेकर कई कटाक्ष उन पर उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी करते रहे, लेकिन
छोटे में बोलकर, लेकिन बड़ी ताकतवर, बहुत पावरफुल बातें वो बोल गए। और आज भी उनकी वो बातें, चाहे वो जब उन्होंने ये कहा था कि नो पावर ऑन द अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया व्हेन इट्स टाइम हैज कम, किसी आइडिया का समय आ जाए तो दुनिया की कोई शक्ति उसे नहीं रोक सकती है। ये सारी चीजें, इस तरह की चीजें उनके उस व्यक्तित्व को, कि उनकी इच्छा शक्ति को भी जाहिर करते रहे। विनोद जी। तो मुझे मनमोहन सिंह जी की वो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री एड्रेस की थी, मैंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने उनके साथ अटेंड की, मैं विदेश यात्रा पे भी गया। उसमें उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा था द हिस्ट्री विल राइटली जज मी। जब उनसे पूछा गया था कि हाउ विल यू जज योरसेल्फ, तो उन्होंने कहा कि हाउ कैन आई, द हिस्ट्री विल राइटली जज मी। ये इतना बड़ा लोडेड सेंटेंस था उनका कि जो वाकई पूरा इतिहास अब उनका मूल्यांकन करेगा। भारत में तो मनमोहन सिंह का मूल्यांकन होगा ही, पूरी दुनिया में भी होगा। मैं उनके साथ विदेश यात्राओं पर भी गया हूं और मैंने देखा है कि किस तरह वर्ल्ड लीडर्स उनका सम्मान करते थे। मुझे G20 का मैक्सिको का उस सम्मेलन याद है, जब मैक्सिको के प्रेसिडेंट सिर्फ 2 राष्ट्राध्यक्षों को लेने पोर्च पर आए थे, बाकी सारे G20 के राष्ट्राध्यक्ष अकेले गए थे प्रोटोकॉल मिनिस्टर के साथ। सिर्फ चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति और डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेने आए थे वो। और जिस तरह पांडाल में, मंच पर, मंडप में सारे वर्ल्ड लीडर्स मनमोहन सिंह को घेर करके उनसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहे थे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, हाउ डिड यू हैंडल द 2008 इकोनॉमिक मेल्टडाउन, और वो डॉक्टर साहब ने उनको कैसे विस्तार से बताया था। वो सारे दृश्य मेरे आंखों के सामने घूमते हैं। लेकिन कभी उन्होंने इसका प्रचार नहीं किया, कभी उन्होंने इसको लेकर के कोई किसी तरह का वो श्रेय नहीं लिया। उन्होंने, उनका जो आखिरी राष्ट्रगान संबोधन था बतौर प्रधानमंत्री, तब उन्होंने बताया था कि कैसे वो पाकिस्तान से जब पार्टीशन के समय उनका परिवार आया और वो अनाथ हो गए, उनके चाचा ने उनको पाला, तब उन्होंने कहा था कि इस देश ने एक अनाथ बच्चे को इतना प्यार दिया है जिसका मैं आजीवन ऋणी रहूंगा। ये सारी बातें, वो कभी उन्होंने अपनी मजबूरी का या अपनी गरीबी का या अपनी साधारण पृष्ठभूमि का कभी उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। वो बिल्कुल अपना काम करते थे। मैं उनके साथ हवाई यात्राओं पर भी जब गया हूँ तो वो अपना काम करते थे, यहाँ तक जो है अपने चैम्बर में उसमें बैठ करके वो फाइलें निपटाते थे। और हर यात्रा में वो जाते वक्त और लौटते वक्त मीडिया के साथ बैठ के बातचीत भी करते थे। यात्रा के जाते वक्त बताते थे कि इस यात्रा का क्या महत्व है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है भारत के लिए, और वापसी में बताते थे क्या क्या हमने गेन किया। तो और उनकी सहजता और विनम्रता तो खैर सब, हम सभी कायल हैं उनके। मुझे लगता है कि मनमोहन सिंह को ये देश अब ज्यादा याद करेगा। अभी अश्विनी कुमार सिविल न्यूक्लियर डील का जिक्र कर रहे थे, जो उन्होंने करके भारत को न्यूक्लियर क्लब का मेंबर तो बनाया। उनकी इच्छा थी कि भारत एनएसडी का भी मेंबर बने, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप पर, जो उनके टाइम में वो नहीं हो पाया क्योंकि सरकार चली गई। अगर उनको तीसरी बार मौका मिलता तो मैं बता रहा हूँ दावे के साथ, वो भारत को न्यूक्लियर सिविल सप्लायर ग्रुप का भी मेंबर बना देते। ये उनके अंदर क्षमता थी और ये उनका सम्मान था। और बाकी एक राजनेता के रूप में तो वो बहुत ही सहज और बहुत सरल थे। राज्यसभा में वो लीडर हाउस वो भी रहे, नेता भी रहे। और कई बार उनकी शराफत को उनके जो पार्टी के लोग थे वो कई बार उनसे बड़े, उनको लगता था इतने शरीफ क्यों है डॉक्टर साहब, डॉक्टर मनमोहन सिंह। लेकिन उनकी शराफत ने ही उनको 10 साल प्रधानमंत्री बनाया। सोनिया गांधी के साथ उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। कई बार कोशिशें हुई, दरबारी लोगों ने की कि कैसे उनके बीच मतभेद पैदा किए जाए, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह की विनम्रता और कुशलता थी कि उन्होंने 10 साल तक बिना किसी टकराव के उस सरकार को बहुत बेहतरीन तरीके से जैसे चला सकते थे चलाया।